हेलो एंड वेलकम टू विमोचन आईएएस। क्या मैं यूपीएससी क्लियर कर पाऊंगा? मेरा बैकग्राउंड तो वीक है। क्या पॉसिबल है? मुझे कंसिस्टेंसी नहीं होती। सिलेबस इतना बड़ा है, कहाँ से शुरू करूं? ये सवाल सिर्फ तुम्हारे नहीं है, हर सीरियस एस्पिरेंट के दिमाग में है। फ्रेशर्स हो या रिपीटर्स, सभी एक ही बैटल फील्ड में हैं। कन्फ्यूजन, ओवर थिंकिंग और गलत डायरेक्शन। बट इन सब का ही जो तोड़ है वो मैंने इस मॉड्यूल में चारों लेक्चर्स में क्लियर करने की कोशिश की है। आप लोगों का फियर, डाउट्स, पीवाईक्यू डिपेंडेंसी एंड रिपीटर्स कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, उनके बारे में मैं इन वीडियोस में बात कर रहा था, जिससे आप लोगों को मोटिवेशन मिले। और ये ओनली मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, याद रखना। इस वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिकल पीवाईक्यू प्रूफ्स देखे, प्रैक्टिकलिटी की बात की और देखा कि टॉपर्स और रिपीटर्स में क्या अंतर है। तो ये जो हम लोगों का वीडियो है वो इस मॉड्यूल का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग स्टडी स्टार्ट करेंगे, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल मॉड्यूल 2 जियोमॉर्फोलॉजी होगा। ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि 10 मिस्टेक्स सबसे ज़्यादा क्या करते हैं लोग, जिसके कारण लोग रिपीटर्स बनते हैं। भाई पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये लोग बार बार नया नया ढूंढना चालू कर देते हैं कि अब क्या करें। और जो फ्रेशर्स हैं वो लोग कहीं नहीं भटकें, ये 4 वीडियो देख लें, उनको हो सकता है कि उनके सारे सवालों का जवाब मिल जाए। ठीक है। और उन लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों लेना है, इतना बड़ा सिलेबस को कैसे टैकल करना है। अब और पीवाईक्यू से इसका लिंकेज कैसे करना है, ये मैंने लास्ट के 3 वीडियोस में बताया। साथ में मैंने कुछ बुक लिस्ट भी बताई थी। अब वो बुक लिस्ट के बारे में मैं इस वीडियो में भी थोड़ी सी बात करूँगा। तो ये इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि 10 मिस्टेक्स इन ज्योग्राफी ऑप्शनल। अगर आप लोगों ने ये मिस्टेक्स की तो आप रैंक भूल जाना। ये एक बिटर ट्रूथ है आप लोगों के लिए। और ये तो रैंक की बात है भाई, आपका सिलेक्शन ही भूल जाना। ठीक है। इसमें अपन लोग टाइम टेबल भी देखेंगे और वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अपन देखते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। वही, अगर आप लोग ये मिस्टेक्स को नहीं दोहराते हैं, टाइम मैनेजमेंट ठीक से करते हैं, बुक लिस्ट अगर आप ठीक रखते हैं, तो आप अपने 6 महीने बचा सकते हैं। क्योंकि आपको अगर ये चीज़ें नहीं की तो आपको फिर से ऑप्शनल की तैयारी करनी ही पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। एक रियलिटी चेक ले लेते हैं कि क्या होता है आज के टाइम पे। कई ज्योग्राफी एस्पिरेंट्स जो हैं वो बीच में ही क्विट कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? सबसे पहले वो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं बल्कि बुक लिस्ट से। उनने देखा कि बहुत सारी बुक्स हैं, वो क्या करते हैं, वैसे तो 10 से 12 बुक होनी चाहिए, लेकिन वो कम से कम 20 से 30 बुक अपने पास रखते हैं। साथ में पीडीएफ्स रखते हैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की। टॉपर्स के नोट्स रखने चालू कर देते हैं। उनके कारण उनका जो बल्कि हो जाता है पूरा का पूरा सोर्स, और वो थक जाते हैं कि भाई अब नहीं होगा, ये बहुत जाना बड़ा है। तो सबसे पहले तो ये आपकी रियलिटी चेक है कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। रिपीटर्स, आप लोग भी ध्यान से सुन लें। आपने भी हो सकता है कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई एक मिस्टेक की है जिसके कारण आप इसको रिपीट कर रहे हैं। ब्लाइंडली फॉलो टॉपर्स विदाउट कॉन्टेक्स्ट। कई लोग क्या होता है, जैसे ही रिजल्ट आया, टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखे, किसी टॉपर ने बोला कि भाई मैं तो 6 महीने पढ़ लिया था और मेरा सिलेक्शन हो गया। या फिर किसी टॉपर ने बोल दिया कि मैंने तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं करी, मेरा सिलेक्शन हो गया। भाई हर किसी का तरीका अलग है, उनका बैकग्राउंड अलग है। आपने उसका कॉन्टेक्स्ट तो समझा ही नहीं और आपने उनको ब्लाइंडली
फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि मैंने ये बुक से पढ़ा, आपने भी वही बुक स्टार्ट कर दी। फिर अगले साल कोई दूसरा टॉपर आया, उसने बोला मैंने इससे पढ़ा, आपने वो पढ़ना चालू कर दिया। या फिर मैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता था, आपने उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखना चालू कर दिए। या फिर किसी ने बोला मैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाता था, तो आपने उसकी बुराइयां शुरू कर दी। भाई आप अपने आप ही तो दिमाग लगाइए, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस तरीके की बातें कर रहे हैं। डिले ऑप्शनल करते रहते हैं हमेशा। क्या होता है, ये रिपीटर्स को तो अभी समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फ्रेशर्स के लिए मैं बोल दूं, क्या है, स्टार्ट लोग जब करते हैं तो वो क्या करते हैं कि पहले जीएस के सब्जेक्ट निपटाने की कोशिश करते हैं, कि वो सोचते हैं मेरा जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं कम से कम 2 से 3 महीने में पढ़ लूँ, उसके बाद मैं ऑप्शनल करूँगा। अब आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए, अभी चल रहा है जुलाई, और जो लोग कॉलेज में हैं या कॉलेज से अभी नए नए पास आउट हुए हैं, तो मैक्सिमम वो जून या जुलाई में उनका ख़त्म होता है कॉलेज। उसके बाद वो जुलाई से उन लोगों ने स्टार्ट किया, तो जुलाई से स्टार्ट करने के बाद मान लो जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में उन्होंने सोचा कि मैं अब ऑप्शनल स्टार्ट करता हूँ। सितंबर में अगर वो ऑप्शनल स्टार्ट करेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कम से कम 4 महीने, और खुद से करेंगे तो फरवरी और मार्च, ये लग जाएंगे 6 महीने। अब इन मार्च तक अगर आप करते हो तो आपका प्री से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, जो कि आपका मई के अंदर होता है। और अगर आपने ये नहीं किया, मान लो ये नहीं किया, तो आपने सोचा कि मैं ये छोड़ देता हूँ, मैं प्री के बाद कर लूँगा, लेकिन प्री के बाद तो आपके पास सिर्फ 90 डेज बचे, तो भी आप नहीं कर पाओगे। तो आप इसको ट्राई करो कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ऑप्शनल अपना डिसाइड करो और स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये अभी क्रूशियल टाइम है कि आप जुलाई या अगस्त से अपना ऑप्शनल स्टार्ट कर दो, और दिसंबर तक, मैक्सिमम दिसंबर तक अपना 90 to 95% सिलेबस ख़त्म करो ऑप्शनल का, जिससे अपन को और भी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है। अगला, अब कई लोग स्टडी स्टार्ट कर देते हैं, चाहे ऑप्शनल हो चाहे वो जनरल स्टडीज़ हो, ये सबके लिए है भाई। वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों ने उठाई बुक पढ़ना स्टार्ट किया और बोला हाँ मेरे को तो आ गया। नहीं, जब आप रिवाइज़ करने के लिए बैठते हैं तो आपको पता ही नहीं है क्या रिवाइज़ कर रहे हैं, और जब फाइनली जब एग्ज़ाम पास आने वाला होता है, जब आपके पास 1 महीना या 15 दिन बचते हैं, तो आपके पास रिवाइज़ करने के लिए मटेरियल ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको रोड मैप भी ठीक से नहीं आ रहा है, रिवीजन के लिए आपके नोट्स ठीक से नहीं बने हैं, आपने क्लियर रिवीजन नोट्स ही नहीं बनाए हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, रिपीटर्स भी ये दिमाग लगा पा रहे होंगे, और फ्रेशर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। सो लेट्स चेंजेस स्मार्टली नॉट इमोशनली। याद रखना, आपको इसमें इमोशनली इन्वेस्ट नहीं होना है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने कोई टॉपिक पढ़ा और आपको वो टॉपिक आ गया पसंद, कि भाई मुझे तो ये टॉपिक में बड़ा मज़ा आता है, मैं तो ये करूँगा, और फिर उस टॉपिक को आप ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ के ओवर इन्फॉर्मेशन लेते जाते हो। जैसे ही आप ओवर इन्फॉर्मेशन लेते जाते हो, उससे क्या होता है, आप लोगों ने उस टॉपिक, जो टॉपिक मेरा 10 मार्क्स का आने वाला है, उसके लिए आपने बाकी के 10 या 20 मार्क्स से कंप्रोमाइज़ कर दिया, क्योंकि टाइम आपके पास उतना ही है। तो आपको इमोशनली उसमें अटैच नहीं होना है, और डी अटैच्ड भी नहीं होना है, कि आप लोगों को कोई टॉपिक पसंद नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप लोग उस पर डी अटैच कर जाते हो और आप कर ही नहीं पाते हो। ठीक है, समझ में आ गया? चलो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का हम लोगों का आज का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, बुक लिस्ट देख लेंगे, जो अब हम लोगों ने वीडियो नंबर 2 में भी देखा है, लेक्चर नंबर 2 में जब मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, उसी के साथ मैंने थोड़ा सा दे दिया था, तो अब इसमें सिर्फ रीकैप होगा। ठीक है, जिससे इससे हो जाएगी। इसके बाद 3 बिग मिस्टेक्स एंड 10 मिस्टेक्स रहेंगी। 3 बिग मिस्टेक्स, ये तो आपको किसी भी हालत में नहीं करनी है। यू कैन नॉट अफोर्ड दीज मिस्टेक्स, एंड दीज आर द मिस्टेक्स, इफ यू आर डूइंग इट नाउ यू कैन अवॉइड इट राइट नाउ। बट ये जो 3 मिस्टेक हैं, अगर ये आपने कर दी, भाई फिर नहीं बोल सकता मैं कि आपके साथ क्या होगा। ठीक है। नाउ, हाउ टू बैलेंस ऑप्शनल विद जीएस, ये भी देख लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि कई लोग, इसका रीज़न सबसे बड़ा यही होता है, जो आप डिले कर रहे हो इस चीज़ को, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि बैलेंस ही नहीं कर पाते जीएस सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया था लास्ट के वीडियोस में, कि हम लोगों का जो ज्योग्राफी है वो कितना ओवरलैप करता है, और ज्योग्राफी ओवरलैप करने से क्या फ़ायदा होता है कि आप लोगों को जीएस के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देने पड़ते। साथ में अपन थोड़ा सा वीकली टाइम मैनेजमेंट देख लेंगे, और अगले वीडियोस में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वो देखेंगे। नाउ, अब आते हैं अपन बुक्स के ऊपर।
ये मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था, मैं अब भी बताता हूँ कि आप लोग फिजिकल ज्योग्राफी जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करना है आपको एनसीईआरटी से। 6th to 12th की बुक, अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्रेशर्स के बात कर रहा हूँ, 6th to 12th देखना और ट्राई करना कि कोई भी टॉपिक ओवरलैप ना करे। फॉर एग्जांपल 7th क्लास में अगर कोई टॉपिक दिया है और वही टॉपिक 8th क्लास में आया है, तो ट्राई करना कि वो 8th क्लास से पढ़ो, ना कि 7th क्लास से। हाँ, अगर आपको 8th क्लास में समझ में नहीं आए तो आप वो 7th क्लास में उठा लेना, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, बेस क्लियर होगा। सेकंड, इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल जाने के लिए आप लोगों को एक बुक अच्छी आती है, वो है जीसी लियोंग। जीसी लियोंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगा आपको, और ये नॉन टेक्निकल लोगों के लिए बहुत अच्छी है। आप आराम से इसको समझ पाएंगे, आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है इसको समझाने के लिए, स्टोरी की तरह आप समझ जाओगे आराम से। बट इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा याद रखना कि इसमें सिर्फ पार्ट 1 पढ़ना, बाकी का आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको केवल बेस बनाना है तो। इसके बाद आपको आना है स्टैंडर्ड बुक पे। स्टैंडर्ड बुक कौन सी है, सविंदर सिंह, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ठीक है। अब आप बोलेंगे अरे मेरी तो बहुत सारी बुक हो गई, एनसीईआरटी की इतनी बुक हो गई, जीसी लियोंग हो गई, फिर इतनी सारी ये बुक हो गई, तो ऐसे इंसान डर गया कि भाई बल्क हो गई। बाकी मैं भी इसके बारे में अभी डिस्कस करता हूँ, पहले मैं आपको सारी बुक्स के बारे में बताता हूँ। अब ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर माजिद हुसैन की बुक्स आती हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। मॉडल्स एंड थ्योरी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, मॉडल्स इन ज्योग्राफी, ये बुक अच्छी है, ये दोनों बुक आपके पास रखना। इसके बाद रूपा मेडी जी की एक बुक आती है इकोनॉमी के अंदर, सोशल ज्योग्राफी से रिलेटेड, ये आपकी स्टैंडर्ड बुक है। इसके बाद वही मैंने बताया, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। तो एनसीईआरटी वही फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, उसी से आपका ये सब क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये कम है, तो एक समरी आती है स्पेक्ट्रम्स की, मॉडल बुक्स की, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। ऐसे ही इंडियन ज्योग्राफी में तो सबसे अच्छी बात है एनसीईआरटी पढ़ लो। उसके बाद सिर्फ एक ही बुक है, खुल्लर, डॉक्टर डी आर खुल्लर। ये बुक मोर देन इनफ है, थोड़ी सी मोटी बुक है लेकिन सारा का सारा इंडियन ज्योग्राफी इसी से कवर हो जाएगा। दूसरा, अब ये तो इंडियन ज्योग्राफी की बात हो गई, अब आई मैप्स की बात। जो मैप्स हैं आपके पास, एक एटलस होनी चाहिए, वो चाहे आप ओरिएंट की ले लो चाहे वो ऑक्सफोर्ड की ले लो, कोई भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही एक ये बुक है, ये मैंने खुद पर्सनली इसको ट्राई किया है, बहुत अच्छी बुक है, के सिद्धार्थ सर की बुक है। इसने ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, इतना अच्छा उसमें एक्सप्लेन किया गया है, आपके सारे मैप्स का कंसेप्ट इतने अच्छे क्लियर होंगे कि आप एक बार पढ़ के देखोगे तो, ठीक है। इसके बाद कुछ जो वैल्यू एडिशन के लिए आप लोगों को ज़रूरी है, वो है एक इकोनॉमिक सर्वे जो हर साल आता है। आपको ये इकोनॉमिक्स में भी फ़ायदे देगा और अपनी ज्योग्राफी में भी देगा। एग्रीकल्चर सेंसर, इनकी रिपोर्ट्स आती हैं कभी कभी। पीआईबी आप फॉलो कर रहे होंगे, द हिंदू फॉलो कर रहे होंगे, तो वो ये सब हेल्प करा देती है, ठीक है। अब आप लोगों को माइंड में एक ही डाउट आ रहा है कि इतनी सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, तो आंसर इज नो, इट इज़ अ बिग नो। आप लोगों को इतनी बुक्स नहीं पढ़नी है। ये बुक्स में से सिर्फ आपको वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस और पीवाईक्यू और रिपीटेड टॉपिक से रिलेटेड हो। आपको लाइन बाय लाइन ये नहीं पढ़ना है। अब लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ने से क्या होगा, आप लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात। और आपको जितनी ज़रूरत है उतने ही आपके नोट्स बनेंगे। आप लोग सिर्फ इनको रेफरेंस में रखो कि आपको अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे आपने वीडियोस देखे और आपको लगता है कि नहीं मेरे वीडियोस में थोड़ी सी कमी है, तो आप लोग ये रेफ़र कर सकते हो। या फिर आपको क्रॉस चेक करना है कि नहीं ये टीचर ने तो गलत पढ़ाया है, ये वाले भैया ने तो गलत पढ़ाया है, और आपने कोई भी वीडियोस देख रहे हो, तो आपको अगर किसी पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ये फॉलो कर सकते हो, रेफ़र कर सकते हो एक बार। या फिर आप खुद से पढ़ना है, सेल्फ स्टडीज़ वाले हैं भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेल्फ स्टडी वाले तो फिर उनको करना ही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको लिमिटेड रखनी है, इस पे ओवर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। जैसे मैंने पहले बोला, इमोशनली अटैच नहीं होना है हम लोगों को। इससे क्या होगा, अगर आप इमोशनली अटैच होंगे तो आप लोग छोड़ ही नहीं पाएंगे कि पेज नंबर, आपको मालूम पड़ा 6 पेज नंबर से पढ़ना स्टार्ट किया, आपको मज़ा आने लगा और आप पढ़ते चले गए 60 पेज नंबर तक।
लेकिन क्या ज़रूरत है इस चीज़ को पढ़ने की? भाई अगर एक पेज पर एक पैरा अगर आप इम्पोर्टेंट है ओनली, तो क्यों आप उस पूरे पेज को पढ़ना पसंद कर रहे हो? ठीक है? तो ये चीज़ अपनी बुक से रिलेटेड बात हो गई। और बाकी की अपन जब कोर्स चलाते रहेंगे, मैं आपको उस टाइम पे बताता रहूँगा, तो बुक्स आपकी यही रहेंगी। इसके अलावा कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना। नाउ अब अपन स्टार्ट करते हैं 3 बिग मिस्टेक्स। अगर आप लोगों ने ये की, मैं ये तो गारंटी नहीं लूँगा कि आप लोगों का निकलेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर गारंटी लूँगा कि आप लोगों का क्लियर कभी नहीं होगा। ये एक हार्श ट्रूथ है, आप लोगों का क्लियर कभी नहीं होगा अगर आप लोगों ने ये वाली मिस्टेक्स कर दी तो। सबसे पहली मिस्टेक, चेजिंग एंडलेस बुक लिस्ट सिम्पटम्स। ठीक है? आप लोग क्या करते हैं, कई लोग, मैं फ्रेशर्स जो रिपीटर्स हैं वो रिपीट भी इसीलिए कर रहे हैं, ये हार्श ट्रूथ है। और जो फ्रेशर्स हैं मैं उन लोगों को ये बोलूँगा कि इस चीज़ के पीछे मत भागना। क्या होता है, आप लोगों ने कोई टॉपिक पढ़ा, मान लो मैंने एक पॉपुलेशन टॉपिक पढ़ाया या आपने खुद पढ़ा, फिर आप लोगों ने उससे रिलेटेड गूगल किया या फिर यूट्यूब पे एक वीडियो देख लिया किसी टीचर का, या फिर आप लोगों ने टेलीग्राम पे उससे रिलेटेड मटेरियल ढूंढ लिया। तो आप लोगों ने क्या किया, एक ही टॉपिक के ऊपर कम से कम 10 सोर्सेस रख लिए। अब क्या होगा, इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि आप लोगों का रिवीजन का तो समय ही नहीं मिला और इतना ज़्यादा मटेरियल हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल एग्ज़ाम के अंदर ऑप्शनल की अगर मैं बात करता हूं, तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक 10 मार्क्स, एक 15 मार्क्स, एक 20 मार्क्स। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ आपको 2 पेज होते हैं भरने के लिए। 15 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ आपको 3 पेजेस मिलते हैं। 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 4 पेजेस मिलते हैं। अब आप लोगों ने अगर एक टॉपिक जाना तैयार कर लिया और उसमें इतने सारे सोर्सेस कर लिए, इतना ज़्यादा मटेरियल भर लिया, और अगर वो क्वेश्चन सिर्फ 10 नंबर का आया, आपको सिर्फ 2 पेज लिखने थे और आप लोगों ने कम से कम नहीं तो 50 पेज उसके तैयार कर लिए, आपका मैक्सिमम कितने का आएगा, 4 पेज का आंसर आएगा। क्या ज़रूरत है भाई करने की? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, कॉलेज क्लियर करते ही एक फोमो हो जाता है लोगों के अंदर कि भाई टॉपर ने तो ये वाली चीज़ पढ़ी थी। भाई हर साल टॉपर्स आते हैं, हर साल टॉपर्स के जब आप इंटरव्यू देखोगे तो हर टॉपिक अपना एक मटेरियल बता देता है, एक सोर्स बता देता है। अब आप 10 साल के टॉपर्स के अगर आपने वीडियो देखना चालू कर दिए तो क्या आप 10 मटेरियल्स ले लोगे? नहीं ना। तो भाई सबसे पहले फियर ऑफ मिसिंग आउट खत्म करो ये चीज़। इससे अब इस चीज़ से प्रॉब्लम क्या होती है, आप रिवीजन नहीं कर पाते, बस कलेक्शन करते रह जाते हो कि नहीं टेलीग्राम में फ्री में मिल जाए, यहाँ पे पीडीएफ मिल जाए, यहाँ पे पीपीटी मिल जाए, यहाँ पे मेरे को फ्री मैगजीन्स मिल जाए। ये केवल ऑप्शनल के लिए नहीं, मैं सारे यूपीएससी के सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ अब तो ये हो गया। तो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप लोगों को नहीं चेज़ करना है बुक लिस्ट के ऊपर। आप सिर्फ एक या दो सोर्स से जाके, एक सोर्स ज़्यादा ठीक है और मैक्सिमम दो सोर्स, बस उससे ज़्यादा किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है एक टॉपिक के अंदर। अगर आप किसी का लेक्चर भी देख रहे हैं तो ट्राई करना कि एक ही लेक्चर पे भरोसा करो। भाई अगर कोई बंदा या कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है तो कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो पढ़ा रहा है। ठीक है, चाहे वो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अगला मिस्टेक नंबर 2, पोस्टपोन करते हो ऑप्शनल को कि भाई बाद में करेंगे। ये सबसे बड़ी मिथ है कि मैं पहले जीएस को फिनिश कर दूं, उसके बाद ऑप्शनल करूंगा। अब मैंने आपको पहले बताया, अभी जिस पहली स्लाइड में बताया था कि भाई ये करने से सबसे बड़ी मिस्टेक होगी कि आप लोगों को टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप ऑप्शनल कंप्लीट कर पाओ। ऑप्शनल जो होता है मास्टर्स डिग्री के लेवल का होता है। आई मीन इसको आपको फिनिश करने के लिए, अगर आप खुद से फिनिश करोगे, किसी की भी हेल्प नहीं लोगे, तो इसको फिनिश करने के लिए आपको कम से कम नहीं तो 6 मंथ तो लगेंगे ही लगेंगे, और हो सकता है 8th मंथ भी लग जाए। और अगर आप किसी टीचर की हेल्प लोगे तो 4 to 5 मंथ तो उस टीचर को भी चाहिए आपको कंप्लीट कराने के लिए। अब आप अपने आप से पूछो, आप अभी जुलाई में स्टार्ट किया है, क्या आप अफ़ोर्ड कर सकते हो कि मैं 2 या 3 महीने नहीं करूँ, जीएस कर लूँ, उसके बाद मैं ऑप्शनल करूँ? क्योंकि अगर आपने सोचा है कि मैं प्री निकालने के बाद ये कर लूँगा ऑप्शनल,
भाई प्री के बाद तो आपके पास सिर्फ 90 डेज बचते हैं। अब 90 डेज में आप जीएस भी करोगे और ये भी करोगे, और पॉसिबल ही नहीं है 3 महीने में, तो कुछ भी कर लो भाई। अगर आप ज्योग्राफी, अगर आपका ग्रेजुएशन में भी अगर आपने लिया हुआ है ना, कई लोग ग्रेजुएशन भी ज्योग्राफी से करते हैं, तो भी उसके लिए भी इतना पॉसिबल नहीं है कि वो 3 महीने में इसको पूरे को रिवाइज कर पाए। हाँ, वो लोग थोड़ा लेट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा लेट नहीं, उसको भी कम से कम पूरा उसने 3 साल में ग्रेजुएशन की होगी, तभी तो अब उस 3 साल को उसे 3 महीने में तो कम से कम रिवाइज करना पड़ेगा ना भाई। सीधी बात है ना, तो इसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो स्टडी ऑप्शनल डेली विथ जीएस, नॉट आफ्टर जीएस, याद रखना। अब इससे एक और प्रॉब्लम होती है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अब क्या लग गए, सिर्फ ऑप्शनल की तैयारी करने में लग गए, आपके पास अब इतना समय ही नहीं बचा है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है। थर्ड मिस्टेक, इग्नोरिंग मैप्स एंड डायग्राम्स। क्या होता है, अरे मैप्स तो मैं बना लूंगा एक्चुअल एग्जाम में, आपने बस पढ़ाई की, आपने कोई कंसेप्ट क्लियर किया, फॉर एग्जांपल प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा, आपने उसके सारे के सारे कंसेप्ट देख लिए, ज्योग्राफर्स के नाम देख लिए और सब हो गया। अरे भाई हो गया नहीं, नहीं हुआ, क्योंकि आप लोगों ने सोचा है कि मैं एक्चुअल एग्जाम में करके आऊँगा, लेकिन आपने नोट्स ही नहीं बनाए इस तरीके के, आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी, आपने इग्नोर कर दिया उनको, तो आपके माइंड में वो चीज़ रहेगी नहीं। अनकॉन्शियस माइंड में आपको ये चीज़ रखनी ही पड़ेगी कि ऑटोमेटिक जब आप कोई भी टॉपिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका हाथ चलना चाहिए उस पेज के ऊपर, कि मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका एक डायग्राम तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है। तो पेपर 2 की सबसे बड़ी डिमांड होती है कि इंडियन मैप। जो पेपर 2 में पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी होता है, उसमें आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने इग्नोर ही मार दिया कि कल करूँगा कल करूँगा, और मैप्स ऐसी चीज़ तो है नहीं है कि आपने इकट्ठे 100 से 200 लोकेशन स्टार्ट पढ़ ली एक दिन में और आपको याद हो गया, नहीं, ये तो धीरे धीरे ही आता है भाई। ये यूपीएससी जो है वो ऐसी नहीं है कि आपने कॉलेज में एक रात में पढ़ाई की और बस दूसरे दिन एग्जाम दिया और टॉप करके, नहीं, ये धीरे धीरे आपके ऊपर नशा चढ़ेगा तब होगा भाई काम। पेपर 1 नीड्स द क्लाइमेटोलॉजी ओशनोग्राफी डायग्राम। इससे क्या होगा, आपके 0.5 से 1 मार्क्स जो होंगे वो एक्स्ट्रा आ जाएंगे हर क्वेश्चन में, और ये आपको कितना एज दे देगा ये आप खुद इमेजिन कर पा रहे हो। यूपीएससी में 0.5 मार्क्स इज़ अ ह्यूज डील, समझे। तो अब आपको क्या करना है, बिल्ड योर मैप प्लस डायग्राम बैंक फ्रॉम डे 1, याद रखना। ठीक है, ये तो हो गए बिग मिस्टेक्स। अब 10 मिस्टेक्स जिसकी वजह से आप ना तो रैंक ला पाओगे और पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोगों का सिलेक्शन भी ना हो। तो जो लोग अभी ये मिस्टेक्स कर रहे हैं, जिन लोगों ने स्टार्ट कर दिया, फ्रेशर्स, जिन लोगों ने कुछ टाइम से पढ़ना स्टार्ट कर दिया हो, या फिर जो लोग पहली बार इस फील्ड में आने की कोशिश कर रहे हैं, या जो लोग रिपीटर्स हैं, रिपीटर्स, ये हर मिस्टेक को ध्यान से देखना और अपने आप पे पूछना क्या कहीं मैंने ये मिस्टेक्स तो नहीं कर दी। तो पहली मिस्टेक, चूजिंग ऑप्शनल विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। आप लोगों ने हाइप पे गए कि भाई अभी तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा चल रहा है, सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं यूट्यूब के ऊपर सब लोग बोल रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर लो, बहुत अच्छे सिलेक्शन है। आप लोगों ने बोला भाई मैं भी करूँगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैं तो भाई कॉलेज के टाइम पे मेरे पास तो पॉलिटी था, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आराम से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर लूँगा। और जैसे ही आपने 2 से 3 महीने इसको पढ़ा, आपको समझ में आया अरे यार ये तो मज़ा ही नहीं आ रहा, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपने ना तो उसका सिलेबस देखा, ना उसको समझा, अगर देख भी लिया तो समझा नहीं, तो बस रह गए आपके 2 से 3 महीने बर्बाद हुए। अब आपने दूसरा ऑप्शनल चुना, फिर आपने यही किया, तो विशियस साइकिल चलती रहेगी। इसके लिए आपको अब क्या करना है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा भी डाउट है 2 से 3 ऑप्शनल में, तो क्या करोगे, यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करना, फिर उसको 2 या 3 बार पढ़ना, पास्ट 5 ईयर, कम से कम 5 ईयर के क्वेश्चंस देखना कि उनकी डिमांड्स क्या हैं, आप उसको टैकल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तभी आप वो चीज़ चुनना। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में बता दिया था कि आप लोगों को ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों चुनना चाहिए। अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, आप वो वीडियो उठा के देख लेना। अगला, ब्लाइंडली फॉलोइंग द टॉपर्स बुक लिस्ट। आप लोग, किसी टॉपर ने बोल दिया कि भाई मैं तो ये बुक से पढ़ता था, मान लो 2024 के किसी टॉपर ने बोला, अब 2025 का रिजल्ट आएगा, फिर आप इंटरव्यूज़ देखोगे वो बोलेंगे मैं ये फॉलो करता था।
आप लोगों ने क्या किया, बल्किंग कर ली, जाना से आना करते जा, रिवीजन का टाइम ही नहीं मिला। तो भाई इसको फिक्स करने के लिए क्या करना है आपको, 1 से 2 कोर बुक्स पे स्टिक रहना, एक एटलस रखना मैक्सिमम, और पीवाईक्यू पर बेस्ड रहना, ठीक है। और याद रखना, आप एटलस को मोबाइल ऐप से रिप्लेस नहीं कर सकते। मैंने आपको आई थिंक पिछले वीडियो में भी बताया था, मोबाइल ऐप से रिप्लेस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप लोकेशंस पढ़ते हो और अगर आपने मोबाइल ऐप के अंदर कोई लोकेशन डाली है तो क्या करोगे, आपने डायरेक्ट उसको देख लिया और आपके माइंड को लगेगा कि भाई मुझे तो ये पता है इस लोकेशन के बारे में, और जब दूसरे दिन आप देखोगे तो आप वो आपके दिमाग से तुरंत निकल जाएगी। जब आपके पास एटलस होगा तो आप क्या करोगे, इंडिया से स्टार्ट करोगे किसी भी लोकेशन के बारे में, और फिर लोकेशन देखते आओगे और उसके आसपास की लोकेशन आपके अनकॉन्शियस माइंड में फिट होती चली जाएगी और वो आपको लोकेशन याद होने में आसानी होगी। तो यू कैन नॉट स्किप दी एटलस, याद रखना, मैक्सिमम लोग ये गलतियां करते हैं। थर्ड मिस्टेक, ट्रीटिंग फिजिकल ज्योग्राफी लाइक साइंस। जैसे एनसीईआरटी मोड में चले जाएंगे कि भाई साइंस है, हम लोगों को क्या करना है, कई फिजिकल ज्योग्राफी में हमने पढ़ा, अरे हाँ मैं तो ना स्टोन के बारे में पढ़ लेता हूँ कि क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कहाँ से आए, इसकी क्रिटिसिज्म क्या हो गई, कोई थ्योरी पढ़ी, थ्योरी में देख लिया कि हाँ भाई थ्योरी ये है, यहाँ से आया, इंसोलेशन हुआ और किस तरीके से क्या चला, जोग्राफर्स के वो देख लिए, बस हो गया मेरा। नहीं, ये नहीं करना है, आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आपको जैसे कंसेप्ट समझ में आएगा फिर आप उसको देखेंगे कि अप्लाई कहाँ हो रहा है। ये क्या होता है एनसीईआरटीज़ में, क्या होगा कि आप लोगों ने सीधे कंसेप्ट समझे, फिर आपके माइंड में यही नहीं है कि एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में ये एप्लीकेशन कहाँ होगी इसकी, वो एप्लीकेशन आपको देखना है। फिर डायग्राम बनाने हैं, अगर कुछ मैप्स बनना है तो मैप्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, भाई रियल एग्जाम्पल्स लिंक करने हैं, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये मिस्टेक मत करना। फोर्थ मिस्टेक, मगिंग डायग्राम विदाउट क्लैरिटी। भाई क्या होता है आजकल तो बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ ये चीज़ें, लोग एआई का यूज़ करते हैं या फिर यूट्यूब पर या टेलीग्राम्स पर पहले से ही फ्लो चार्ट बने हुए आते हैं या फिर कोई मैप्स बने हुए आते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। लोग क्या करेंगे, सीधा लिया उस डायग्राम का रट्टा मार दिया, पूरा मगिंग कर दी उस डायग्राम की। अब इससे आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि आप लोगों को कंसेप्ट ही नहीं पता है, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसकी लैंग्वेज अलग हो और एक कोई डायग्राम है जो इस क्वेश्चन के अंदर बन जाए, बट आपने तो उसकी मगिंग की है, आपने तो उसको रट्टाफिकेशन किया है, तो आपको पता ही नहीं है कि इस डायग्राम को मैं इस क्वेश्चन में इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। थोड़ी सी आप उसमें ट्वर्किंग कर देना बस, और आपका वो वही का वही डायग्राम जो है वो यहाँ यूज़ हो जाएगा। साथ में अगर आपने ये डायग्राम पढ़ के किए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बनाए, तो आप डायग्राम भी नहीं भूलोगे, है कि नहीं। सबसे बड़ी बात, तो ड्रॉ डायग्राम फ्रॉम स्क्रैच, नो लॉजिक बिहाइंड ईच, चाहे वो एयर मास का डायग्राम हो, चाहे वो इरोजन का डायग्राम हो, चाहे वो रेनफॉल का डायग्राम हो, कोई भी डायग्राम हो भाई, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट डायग्राम होते हैं वो तो हर कोई कर लेता है। हम लोगों को मैक्सिमम ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक के अंदर हम लोगों को ट्राई कर रहे हैं कि कोई ना कोई एक डायग्राम हम लोगों का बन जाए, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। और ये किससे नहीं होगा, आप उसको मगिंग मत करना, सिर्फ कंसेप्ट के साथ उसको लिंक करना, जिससे अगर उस टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप वही डायग्राम कहीं भी यूज़ कर पाओगे। अगली मिस्टेक सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, ये इतनी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है जो लोगों को पता ही नहीं है, जो रिपीटर्स है ना उसको भी अभी पहली बार समझ में आएगा कि ये क्या करते हैं। जब एक्चुअल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो ये मैक्सिमम पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा बात बोल रहा हूँ मैं। क्या होता है पेपर 2 में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि ये जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस है। सो यू कैन नॉट राइट द आंसर विच इज़ वेरी फैक्चुअल जीएस आंसर। लाइक फॉर एग्जांपल, आप लोगों को अगर उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन कंटेक्स्ट में अभी पॉपुलेशन ग्रोथ स्टैग्नेशन पे पहुंच रही है या नहीं, या फिर जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ रहा है। अब आप क्या करेंगे, नॉर्मल जो लोग कर रहे हैं आज के टाइम में, जिन लोगों को मार्क्स नहीं मिल रहे, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो एक जनरल स्टडीज़ का आंसर लिख के आ रहे हैं। उन लोगों ने क्या किया, क्योंकि न्यूज़पेपर फॉलो करते ही हैं वो,
तो न्यूज़पेपर की कोई टर्म लिखी, न्यूज़ लिख दी, उसके बाद उसने उसकी हिस्ट्री लिख दी, उसका एक इम्पैक्ट लिख दिया और उसका आंसर हो गया। उनको लगा कि भाई मैं तो ये बहुत अच्छा करके आया हूँ। और मान लो ये क्वेश्चन आया 20 नंबर का, मैं बोल रहा हूँ आपको वो 4 नंबर भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको जीएस स्टाइल में लिखा है। आप लोगों को अब इसको अपन टैकल कैसे करना है, आप लोगों को ऑप्शनल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें आपकी डेफिनेशंस होंगी, थिंकर्स होंगे, थ्योरीज होंगी, डायग्राम होंगे। आई मीन आप लोगों ने पेपर वन में जो सीखा है वो आपको वहाँ यूज़ करना है। और पेपर वन में भी आपको जीएस से रिलेटेड लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। आप लोगों को हर क्वेश्चन में ट्राई करना है कि सामने वाले को समझ में आए कि ये एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट आंसर लिख रहा है, ना कि कोई दूसरा स्टूडेंट जो सिर्फ जीएस मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट पे थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखता है। अब आप डर गए होंगे कि नहीं यार अब तो मेरे को बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। नहीं, कोई डीपली नहीं पढ़ना है इसमें। याद रखना, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि लोगों को लगता है कि बहुत डीप जाना है, नहीं जाना है। बस आप लोगों को लैंग्वेज ऐसी यूज़ करनी है, क्योंकि जब अपन टॉपिक पढ़ते हैं तो अपने आप हो जाता है ये चीज़, कोई ऐसा नहीं स्मूथ चलता है। बट आपको टाइम देना है, धीरे धीरे सब होगा। ये हो गई 5 मिस्टेक्स, बाकी की अब बताता हूँ। अगला, स्किपिंग मैप्स और पुअर डायग्राम। ठीक है, मैंने जैसे पिछली बार भी बताया था कि आप मैप ही स्किप कर देते हो, तो आप ट्राई करो कि 3 मैप कम से कम 1 हफ्ते में तैयार करो। चाहे वो अब पेपर 2 के अंदर इंडिया का मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और याद रखना मैक्सिमम क्वेश्चन वही आते हैं जो अपने न्यूज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं इंडिया से रिलेटेड। तो जब आपको लगे कि अरे ये तो इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है, तो अपने रजिस्टर के अंदर उसको नोट डाउन कर लो। क्या प्रॉब्लम है भाई इस चीज़ की, नोट डाउन कर लो और उसको रिवाइज करते रहो। ऐसे ही इंटरनलाइज करते रहो मैप की लोकेशंस को, ड्रॉ कर लो इंडिया का और वर्ल्ड का फ्री हैंड मैप। और याद रखना, आप जो भी डायग्राम बना रहे हो ट्राई करना प्रिंट आउट मत लेना। आप अपने फ्री हैंड मैप्स बनाना, फ्री हैंड डायग्राम्स बनाना, जिससे आपके हैंड्स को प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, कई लोग बोले, ह्यूमैनिटीज़ वाले बोलेंगे नहीं यार हमें तो बहुत अच्छी तरीके से आता है बनाना। भाई आप लोगों ने ग्रेजुएशन के टाइम पे बनाए होंगे, आप लोगों को नीट एंड क्लीन बनाने की आदत है। वहाँ पर आपको मैक्सिमम 10 सेकंड में एक डायग्राम तैयार करना, याद रखना। जब आप एक्चुअल एग्जाम में लिखने जाओगे तो एक डायग्राम के लिए मैक्सिमम 10 सेकंड इनफ है, याद रखना। तो आपको ट्राई करना है कि 10 से 15 सेकंड में आपका वो डायग्राम तैयार हो जाए, नहीं तो आपका पूरा मटेरियल आप आंसर राइटिंग ही नहीं कर पाओगे। 3 आवर्स के अंदर आपको सारा का सारा लिखना है भाई, 50 पेजेस भरने हैं 3 आवर्स में, आपको याद रखना। नेक्स्ट, अगली मिस्टेक, इग्नोरिंग पेपर 1 एंड 2 इंटीग्रेशन। लोग क्या करते हैं, पेपर 1 जब पढ़ रहे होते हैं तो वो सीधा सीधा पढ़ना चालू कर देते हैं थ्योरीज, या फिर जब पेपर 2 पढ़ रहे होते हैं तो वो इंडिया पढ़ लेते हैं, बट वो इंटरलिंक ही नहीं करते कि क्या होगा। फॉर एग्जांपल, जब आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हो तो पेपर 2 में एग्रीकल्चर है, तो आप उसको इससे लिंक कर लो ना, है कि नहीं। जितनी भी थ्योरीज होंगी वो आप इससे लिंक कर लो। ऐसे ही जब आप अर्बन मॉडल्स पढ़ोगे तो इंडियन सिटीज से लिंक कर लो। ये मैं सिर्फ एग्जांपल बताएं दो। भाई अगर ये चीज़ नहीं करोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी और आप लोगों के मार्क्स कम आने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से रिपीटर्स रिपीट कर रहे हैं, और फ्रेशर्स आप लोग समझ जाना कि अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी एक मिस्टेक की तो आप लोग फिर देख लेना। इग्नोरिंग करंट अफेयर्स, केस स्टडीज। अब आप लोग लगे अरे नहीं ये तो मेरा ज्योग्राफी का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें क्या दिमाग लगाना, करंट अफेयर ये तो जनरल स्टडीज में होता है। करंट अफेयर ये तो अलग है भाई, करंट अफेयर अलग सब्जेक्ट नहीं है। अपने माइंड से सबसे पहले ये निकाल दो कि करंट अफेयर इज नॉट अ डिफरेंट सब्जेक्ट इन यूपीएससी। यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट इट विद द जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब कई लोग जो होते हैं, चाहे आप कितनी वीडियोस देख रहे हो या कुछ देख रहे हो, आप लोगों ने करंट अफेयर मैगजीन पढ़ ली, आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ लिए, भाई कितना भी पढ़ लो, और जब आप फाइनल जब एग्जाम में देने जाते हो आप बोलते हो अरे मेरे को तो कुछ आया ही नहीं, करंट अफेयर तो कुछ फंसे ही नहीं। भाई नहीं फंसेगा, क्योंकि आप लोगों ने उसको डिफरेंट वे में देखा है, डिफरेंट तरीके से आप पढ़ रहे हो, आप उसको एक सब्जेक्ट मान के पढ़ रहे हो। इंटरलिंक कर लो ना। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने आज ज्योग्राफी का कोई भी पढ़ा हुआ है,
कंसेप्ट पढ़ा है। मान लो मैंने पढ़ा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे ही मैंने पढ़ा, और कोई टाइम आया कि जिस टाइम पे मेरा जनरल जो करंट अफेयर में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है, तो मुझे तो याद है ना कि चाहे ऑप्शनल है, चाहे ज्योग्राफी का, चाहे जनरल स्टडीज़ है, वो टॉपिक तो मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। तो वहीं पे उसको लिंक कर दो कि भाई ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, इससे थोड़ा सा नई इन्फॉर्मेशन मिल गई। इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा नहीं मिलती है, याद रखना, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन की होगी, उससे ज़्यादा लाइन की होती ही नहीं है। तभी तो बोलते हैं कि लोग मगिंग करते हैं, भाई करंट अफेयर्स याद ही नहीं रहते। भाई क्यों याद रहेंगे? एक लाइन की न्यूज़ आई है, अब उस चीज़ को आप रोलिंग कर रहे हैं, अब वो कैसे याद होगी? आप लोगों को आपके स्टैटिक्स से देखना है, तो इसीलिए आपको करंट अफेयर इग्नोर नहीं करना है, केस स्टडीज़ देखनी है। वही एक न्यूज़ आई, मान लो आप लोग उस न्यूज़ से रिलेटेड आपने देखा, अच्छा केस स्टडीज़ केवल एथिक्स में यूज़ नहीं होंगी, याद रखना। केवल एथिक्स के लिए केस स्टडीज नहीं होती हैं, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी होते हैं कि आपने कोई भी आंसर लिखा। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी क्वेश्चन है जो आपको आता नहीं है, जैसे आप लोगों ने कोई भी टॉपिक तैयार किया, मैं अगर कोई टॉपिक के बारे में आपसे बात करूं, अगर मैं एक टॉपिक के बारे में बात करूं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करूं, और उसमें मैं बोलूं इंडस्ट्रियल लोकेशन टॉपिक, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल लोकेशन टॉपिक मैंने पढ़ लिया है, और मुझे वहाँ पे एग्जाम में नहीं याद, वो 20 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछा है, और ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि इस वाले मटेरियल से मैं नहीं लिख पाऊंगा। भाई तो केस स्टडीज लिख के आओ ना, सीधी बात है। जनरल स्टडीज़ में जो आप केस स्टडीज़ पढ़ रहे हो, जो ऑप्शनल में पढ़ रहे हो, जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी है, वो एक केस स्टडी लिखाओ बीच में कि भाई ये वाली इंडस्ट्री थी, यहाँ पर लगी थी, ये वाली लोकेशन पे लगी थी, इस वाली इंडस्ट्री को इतना फ़ायदा हुआ ये वाली लोकेशन पर लगने से। अगर ये कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल कोई भी थ्योरी उसने डाल दिया कि अगर कोई इंडस्ट्री अगर फ्लॉप हुई है, तो इसलिए फ्लॉप हुई है क्योंकि हम लोगों ने ये जो थ्योरी पढ़ी है ये इस पर अप्लाई नहीं हो रही, और अगर कोई सक्सेसफुल हो गई तो ये थ्योरी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। सिंपल। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ोगे, और इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आपने कोई केस स्टडी लिख दी और उसमें लिख दिया हार्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरी के बारे में, भाई हो गया आपका तो क्वेश्चन का आंसर तैयार, कोई नई चीज़ नहीं है, तो केस स्टडी यहाँ से बन गई। नाइन्थ मिस्टेक, सेविंग रिवीजन एंड टेस्ट फॉर द लास्ट। ये रहा, सेविंग रिवीजन एंड टेस्ट फॉर द लास्ट। क्या होगा? अरे भाई मैं तो पहले कंप्लीट कर लूँ पूरा, मेरा 4 महीने 5 महीने में जो मेरा ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद मैं रिवीजन करूँगा तो हो जाएगा। भाई आप लोगों ने अगर आज जियो मॉर्फोलॉजी पढ़ा है ना, मान लो 15 से 20 दिन में आपका जियो मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हुआ है, और आप सोच रहे हो कि नहीं मैं बाद में करूँगा, फिर आपने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लिया, फिर बोला कि यार मैं बाद में पढ़ लूँगा। जैसे ही आपका क्लाइमेटोलॉजी खत्म होगा, आपके दिमाग से जियो मॉर्फोलॉजी जितना आपने पढ़ा है, 100% जो पढ़ा है ना, उसमें से आपको मैं बोल रहा हूँ 5% भी याद नहीं रहेगा। ये एक हार्श रियलिटी है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये आप लोग देखो, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा या किसी का भी वीडियो देखा, आप लोगों ने खुद से पढ़ा या कहीं से भी पढ़ा हो, भाई इसको निकालने का एक ही गुरु मंत्र है, यूपीएससी क्लियर करने का एक ही गुरु मंत्र है, रिवीजन, और कुछ भी नहीं। भाई रिवीजन करना ही करना है आपको, ठीक है। तो आज आपने कर लिया, आपको बार बार, जितनी बार हो सकता है उतनी बार इसका रिवीजन करो, क्योंकि वहाँ पर आपको समय ही नहीं मिलेगा सोचने का एक्चुअल एग्जाम के अंदर। समझ में आई? और जो टेस्ट जो है वो लास्ट पे बचा के रखते हैं, जब आप एक्चुअल में जब देखोगे ना, जब आप लिखने के लिए स्टार्ट करोगे, तो आप, मैं बोल रहा हूँ, आप एक लाइन तक नहीं लिख पाओगे किसी क्वेश्चन के ऊपर। अब ये कैसे खत्म होगा? ये चीज़ ऐसे होगी, आपको वीकली रिवीजन करना है, ट्राई करना कि तुरंत टॉपिक खत्म होने के बाद प्रीवियस डे का तो आप कर ही लो रिवीजन, उसके बाद वीकली रिवीजन करो, मंथली मोक लगाओ। अगर स्टार्टिंग पे मंथली मोक नहीं लग पा रहा है, तो ट्राई करो पर डे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। और नहीं है तो वीक में कम से कम 3 से 4 तो कर लो कम से कम। स्टार्ट आंसर राइटिंग फ्रॉम सेकेंड रीडिंग इटसेल्फ। आई मीन, जैसे ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, मान लो मेरा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ पॉपुलेशन, ठीक है, तो मेरे से जो मैंने करवाया वो तो मैंने करवाया ना, आपने थोड़ी किया है, फिर आप उसका रिवीजन करेंगे।
जैसे ही आपने रिवीजन किया, इसका मतलब फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड आपका हुआ, तो सेकंड रीडिंग जो है ना, उसके तुरंत बाद आपको आंसर राइटिंग करनी ही करनी पड़ेगी। समझ में आई? हर टॉपिक पे आंसर राइटिंग करो, फिर वीकली आंसर राइटिंग करो, और फिर ट्राई करो कि मंथ में एक तो कम से कम इतना कर लो कि आपके जैसे 3 घंटे का वो होता है, उसमें आपको 50 पेज लिखने हैं, तो ट्राई करो कि एक महीने में आप 1 घंटे का कर लो, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लगातार लिखने को मिल जाए। तो इस तरीके से कर लो, नहीं तो ये चीज़ आपको बहुत भारी पड़ने वाली है। और इससे एक फ़ायदा और ये होगा, क्योंकि कई लोग जीएस में भी आंसर राइटिंग नहीं करते और जीएस में कंप्लीट होने के बाद ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई हम लोग इंटरलिंक करते हैं। माना इंटरलिंक करते हैं, तो आपको तो प्रैक्टिस हो गई ना ऑप्शनल से। जब ना आपने ऑप्शनल से प्रैक्टिस कर ली आंसर राइटिंग की, तो आप जीएस में भी आंसर राइटिंग आराम से कर पाओगे। तो आपको 2 in 1 बेनिफिट्स मिल रहे हैं। नाउ लास्ट मिस्टेक, नो टाइम ट्रैकिंग और क्लियर गोल्स। आप लोगों ने कोई ना टाइम ट्रैकिंग की है, ना गोल्स बनाए हैं, ना आपको पता है कि इन 7 दिनों में मुझे कब क्या करना है, या फिर मैंने क्या कंप्लीट कर लिया। आप लोग बस रैंडम तरीके से पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। मैंने कोई वीडियो डाल दिया, आज पढ़ लिया, हो सकता है वो 3 दिन बाद फिर पढ़ें, और फिर पता चला आपने बोला नहीं ये वाला तो मैं बाद में पढ़ लूँगा, मैं सर के साथ तो मेरे को स्पीड मैच करनी है, तो मैं ये 3 छोड़ देता हूँ, ये बाद में पढ़ लूँगा। भाई ये तो रैंडम हो गया ना, ये इसके बाद ये चीज़ होगी, इसके बाद ये चीज़ होगी। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलेगी, याद रखना। कंसिस्टेंसी इज़ द की, याद रखना। ठीक है? तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, यूज डेली लॉग 2 to 3 आवर डेली फॉर ऑप्शनल। याद रखना, आप ऑप्शनल को हल्के में नहीं ले सकते। एक और बात याद रखना कि ऑप्शनल और ऐसे ही आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। अब खुद सोचो कि आपके जो जनरल स्टडीज़ के जो पेपर्स होते हैं वो 250 मार्क्स का एक होता है। ठीक है? आप इसमें मैक्सिमम कितने ले आओगे? बहुत बड़े टॉपर भी बन रहे हो तो 110 नंबर लेके आओगे एक पेपर के अंदर। ठीक है? और आपने अभी लेटेस्ट अगर आप देखोगे तो जीएस 3 में तो आपके 90 नंबर भी बहुत बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ तो हो गया। अब ऑप्शनल में देखो, ऑप्शनल में अगर आपके 250 मार्क्स का पेपर है एक, मतलब टोटल मिला के 500 मार्क्स का पेपर है, तो आप 300 प्लस तो ऐसे ही ले आओगे अगर आपने एक 10 मिस्टेक्स को अवॉइड कर दिया। और वैसे 250 मार्क्स का लोग टारगेट करते हैं, लेकिन ये 10 मिस्टेक्स पूरी अवॉइड करने के बाद आप 300 भी लेके आ सकते हो। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी 250 प्लस की। वो क्यों बनाई थी? क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, वो कोई इतनी बड़ी है। मैं बात फेंकने वाली बात नहीं बोलता हूँ, मैं केवल प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ। तो इसीलिए अगर आपने ये 10 मिस्टेक्स की अवॉइड कर दिया तो आप 300 प्लस भी लेके आ सकते हैं, और पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अच्छी रैंक भी लेके आ सकते हैं। बट याद रखना, ये 10 मिस्टेक्स अगर आपने की तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका क्लियर भी हो, आपका क्लियर भी नहीं होगा। ठीक है? अब नेक्स्ट पे जाते हैं कि हम लोगों को किस तरीके से इसको प्लान करना है। देखो सबसे पहले ये मैं बात में बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों के पास कितने सब्जेक्ट्स हैं? जीएस पढ़ोगे आप, ऑप्शनल पढ़ोगे और सी सेट पढ़ोगे। ठीक है? ये 3 चीज़ें आपको एक साथ करनी पड़ रही हैं। अब जीएस में तो मैंने आपको ये बता दिया कि मेरा जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है, मैं दूसरे ऑप्शनल की बात ही नहीं करूँगा अब। ज्योग्राफी ऑप्शनल है, वो इंटरलिंक करते हैं काफ़ी सब्जेक्ट से। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, और जीएस 3 में अपना एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, जीएस 2 में सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब चीज़ें जो है इंटरलिंक कर रहे हैं। तो आपको ये तो बहुत कम हो गया, लेकिन आपके कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से? पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री। ये क्या है? ये बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं। और मैंने इसमें ज्योग्राफी इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि ये तो हम लोग ऑप्शनल के साथ पढ़ ही रहे हैं ना। जिस दिन पढ़ोगे तो आपको तो और कम टाइम बचेगा। वो पढ़ना तो आपको ज्योग्राफी भी है एनवायरनमेंट के साथ, लेकिन समय कम लगेगा इसमें। तो आप लोगों को ये तो तैयार करने ही करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप इन 3 सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट उठाना। ठीक है? जीएस। अब जो जीएस है वो आप मॉर्निंग में पकड़ना। क्यों? आपका फ्रेश माइंड होगा, और चाहे वो इकोनॉमी हो चाहे पॉलिटी हो, कुछ भी करो, कम से कम
2.5 से 3 आवर इसको लगातार पढ़ना, ठीक है। रिवीजन वगैरह सब देख लेना। उसके बाद 0.5 आवर का रिवीजन रखना, ठीक है। अब वही आफ्टरनून, आफ्टरनून में आपको करना है ऑप्शनल सब्जेक्ट, और टोटल मिला के आपको 4 आवर्स इसको देने हैं, ठीक है। चाहे आप उसको ब्रेक्स में दे दो, चाहे कैसे दे दो, पूरा 4 आवर्स आपको देने ही देने पड़ेंगे। इसमें 2.5 से 3 आवर्स में भी काम हो सकता है, लेकिन इसमें आपको 4 आवर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको इसको 4 to 5 मंथ में क्लियर करना है। साथ में सी सेट जो है वो आप 1 आवर सी सेट को दो डेली, और ये जो हम लोगों ने जीएस किया है इसका रिवीजन रात में 1 घंटे के लिए थोड़ा सा कर लो, और आपके करंट अफेयर्स वगैरह तो चलते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना वगैरह वो आपके साथ में चलता रहेगा। अब सबके आपको नोट्स तैयार करने हैं, जीएस का मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल के तो नोट्स तैयार करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने अभी बुक लिस्ट देखी थी। अगर आप बुक में ही अंडरलाइन करते गए तो आप लोगों का मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोग नोट्स बनाएं प्रॉपर तरीके से, और आप वही बार बार रिवाइज करते रहें। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, मंडे टू फ्राइडे अपन लोग क्या करो, 2.5 आवर पर डे टॉपिक पढ़ो, नोट्स बनाओ, पीवाईक्यू देख लो। सैटरडे को वीकली रिकैप कर लो, डेली रिकैप तो इसमें हो ही जा रहा है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अगर आपको टाइम बचता है, ये 2.5 आवर का वो था, बाकी के मैंने 4 घंटे बोला ना, इस 4 घंटे में आपको क्या करना है, वैल्यू एडिशन करना है, एक आंसर राइटिंग करनी है, और जो भी बैकलॉग हो वो देख लेना, मैथ्स देख लेना, मैथ्स इसके अंदर इंक्लूड कर लेना। क्योंकि इस 4 घंटे में से हो सकता है कि आप 2 आवर्स तो आप वीडियो ही देख लो, मेरा वीडियो देख लो, दूसरे का वीडियो देख लो, किसी का भी देख लो, 2 आवर्स तो आपने वीडियोस में ही लगा दिया, बाकी का आपने क्या पढ़ा, कुछ नहीं। तो उस वीडियो में जो आपने देखा है, जो आपने नोट्स बनाए वो रिवाइज कर लो। तो मतलब 4 घंटे से तो आप कम मत पढ़ना, ट्राई करना। संडे को मैथ प्रैक्टिस कर लो, डायग्राम रिवीजन कर लो। याद रखना, ये सिर्फ मैंने आपको प्लान बताया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं जब भी आपको लगे। बट हाँ, याद रखना बस की पॉइंट क्या है, आपको डेली करना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना भाई। इसको एक दिन भी मत छोड़ना कि नहीं मैं एक दिन छोड़ के कर लूँगा, नहीं, ऐसा मत करना कि भाई मैं एक दिन ये कर लेता हूँ, एक दिन वो कर लेता हूँ। नहीं होगा भाई, नहीं हो सकता। हाँ, कई लोग इसमें भी होते हैं कि मैं एक दिन जीएस कर लेता हूँ, एक दिन ऑप्शनल कर लेता हूँ। वो कब करता है इंसान, जब वो इंटरलिंक कर रहा हो एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल आप ऑप्शनल कर रहे हो और उसी टाइम पे आपका जीएस में ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर चल रहा हो, और साथ में ऑप्शनल में भी वही चीज़ चल रही हो, तो आप एक बार देख सकते हैं कि हाँ मैं आज ये कर लेता हूँ, कल वो कर लेता हूँ। वो आपके ऊपर, आप पूरी तरीके से आप ये अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अब इतना सारा मैं मॉड्यूल 1 के अंदर मैंने 4 लेक्चर्स लिए, तो अब हम क्या करेंगे इन चीज़ों को। अब मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स बता दी आपको, मैंने आपको ये बता दिया कि आप लोग इतनी सारी प्रॉब्लम्स को टैकल कर लेना। भाई मैं आपको अगर आप हार्श रियलिटी बताऊँ ना, 99.99% लोगों को ये सारे की सारी बातें पता हैं जो मैंने अभी तक 4 लेक्चर्स में की हुई हैं। बट इन रियलिटी 90% लोग भी इसको फॉलो नहीं कर पाते। क्यों भाई, नहीं होता, पंक्चुअलिटी नहीं होती, कंसिस्टेंसी नहीं होती, कोई ना कोई घर में सिचुएशंस आ जाती हैं, या फिर आप लोगों का मन नहीं लगता है, कभी आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, कभी आप एक्स्ट्रा घुस जाते हो उसके अंदर, कभी आप लोगों ने दूसरा सब्जेक्ट ज़्यादा पकड़ लिया होता है, आप लोग नहीं कर पाते हो। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करवाएंगे, कंसेप्ट पहले करवाएंगे। कोई कोचिंग नहीं है ये भाई, याद रखना पहले बात तो। नोट्स कराएंगे पहले, याद रखना। अगला, रियल पीवाईक्यू देखेंगे, एक्सप्लेन, हर टॉपिक के अंदर देखेंगे कि पीवाईक्यू कैसे होते हैं। डायग्राम्स और मैथ्स जो होंगे वो इंटीग्रेट करेंगे लेक्चर्स के साथ, और यहाँ पर बायलिंगुअल टीचिंग होगी, और इंग्लिश में नोट्स दिए जाएंगे पीडीएफ, ठीक है। और जो लोग हिंदी मीडियम के हैं भाई वो आराम से समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को
कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। वीकली प्लानर सिंक्रोनाइज्ड होगा वीडियो अपलोड के साथ। भाई मैं पहले एक कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा कि इस वीक ये होने वाला है, मतलब मंडे को ये होगा, इस डेट को ये होगा, इस डेट को ये होगा। या फिर मैं ये बता दूंगा कि इस मॉड्यूल में इतने लेक्चर्स होंगे, तो आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको तरीका बताऊं कि मैं जो वीडियोस बनाऊंगा वो डे वाइज ना बना के मैं बनाऊंगा टॉपिक वाइज। हाँ, उसमें लिखूंगा कि आपको एक दिन में इतने टॉपिक कर लेने हैं। मान लो नंबर ऑफ टॉपिक्स हो गए, 3 टॉपिक्स हो गए, तो वो 3 वीडियोस आपके आएंगे। और एक टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा, मैं उस वीडियो के अंदर PYQ नहीं करवाने वाला। क्यों? उससे एक तो मेरे वीडियो की लेंथ इंक्रीज होगी, सेकेंड आप एग्जॉस्ट भी हो जाएंगे उस टाइम में पढ़ के। तो आप पहले इसको रिवाइज करेंगे और साथ में उसी दिन या उसके दूसरे दिन इस टॉपिक के ऊपर एक सैंपल क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर हम लोगों का इंटीग्रेशन होगा, इंट्रोडक्शन उस टॉपिक का। पॉसिबल जितने भी डायमेंशंस होंगे उस टॉपिक के अंदर आंसर क्वेश्चन पूछने के, उसके अपन आंसर में कर देंगे। मैप्स डाल देंगे, फ्लो चार्ट्स डाल देंगे, कंक्लूजन डाल देंगे। इससे क्या होगा, आपका वो टॉपिक भी कंप्लीट हो गया और PYQ से रिलेटेड सैम्पल क्वेश्चंस भी आपको मिल गया, सैम्पल आंसर भी मिल गया। तो आप जब उसका नोट्स बना लेंगे और बार बार उसको याद करते रहेंगे, तो अब एक्चुअल एग्जाम में आंसर आएगा तो क्वेश्चन पढ़ के आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। है कि नहीं? सबसे बढ़िया बात। और हर टॉपिक का एक वीडियो मिलेगा, बट मैं उसमें लिखूंगा कि लेक्चर 1, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स लिया, प्लेट टेक्टोनिक्स का मैंने लिया, उसके अंदर अगर मुझे 3 चीज़ें बतानी है तो उसके मैं 3 वीडियोस बना के डाल दूंगा, जिससे आपकी वीडियो की लेंथ भी कम हो जाएगी और आराम से वो आप कर भी सकते हो। और हाँ, साथ में साथ होता जाएगा, मैं एक ही प्ले लिस्ट के अंदर इसको डालूंगा और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? और बाकी का अपन जैसे ही मैं अगला मॉड्यूल जैसे स्टार्ट करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टडी बिकम्स इफेक्टिव व्हेन गाइडेड विथ क्लैरिटी। ठीक है? जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी, आपकी स्टडी इफेक्टिव नहीं होगी। रिपीटर्स, आप सुन रहे हो, रिपीटर्स ने भी अभी देखा होगा कि उनने कितनी सारी मिस्टेक्स की हैं। आप लोग को इंगेज कैसे होगा कि मैं अगर आप लोगों को डेली वीडियोस बना के दूंगा, आप अगर उसको देखोगे और आपको ये रहेगा कि नहीं आज मुझे ये स्किप नहीं करना है, तो आप आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का क्या होगा, मॉड्यूल 2 में स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें अपनी एक्चुअल स्टडी होगी जो मैंने अभी बताया। और जो पहली जो मॉड्यूल में जो पहला टॉपिक अपन लोग करेंगे वो करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। इट इज़ पॉसिबल कि जियोमॉर्फोलॉजी में 20 से 25 टॉपिक होंगे, उनके कुछ सब टॉपिक्स होंगे। ये आपको हो सकता है कि 25 to 30 डेज में कंप्लीट हो। तो आपको पेशेंस बना के रखना है। और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप लोगों ने ये सारे वीडियोस के लेक्चर्स देख लिए, तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना आपको कोई मटेरियल देखना पड़ेगा, ना आपको कोई मैप्स ढूंढने पड़ेंगे, ना आप PDF के लिए भागोगे। आपके नोट्स ही सफिशिएंट होंगे आपको ऑप्शनल में रैंक दिलाने के लिए। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जब आप नोट्स बनाएं तो हर नोट से पीछे एक ब्लैंक पेज ज़रूर छोड़ें। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स जब आप पढ़ोगे, न्यूज़पेपर जब आप फॉलो करोगे, तो उस न्यूज को लिंक करोगे यहाँ पर ब्लैंक पेज पर। और आप बोलोगे कि क्या एक पेज सफिशिएंट होगा? भाई मोर देन इनफ होगा। क्यों? क्योंकि जो भी आपकी न्यूज होंगी वो आपकी 6 महीने के अंदर ही तो होगी, क्योंकि 6 महीने बाद तो आपका एक्चुअल एग्जाम होगा। उस 6 महीने में कितनी न्यूज आ जाएंगी उस टॉपिक के ऊपर? पॉपुलेशन के अगर ऊपर कोई न्यूज आई तो कितना लिख लोगे आप? एक पेज मैक्सिमम, वो भी आधा पेज तो बोल रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम एक पेज, उससे ज़्यादा नहीं होगा भाई। उससे ज़्यादा मटेरियल उनको बढ़ाना नहीं है, फिर नहीं वही गलती हो जाएगी। तो कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे अपन। पास्ट ईयर के क्वेश्चन और डायग्राम के बेस्ड पे होगा सब कुछ। कोई जार्गन्स नहीं है भाई, ये जस्ट क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा। नॉर्मल अपन लोग
टॉपिक्स उठाएंगे, कंसेप्ट देखेंगे, कौन कौन सी अपन को लाइंस लिखनी है, कौन कौन सी लाइंस इग्नोर मारनी है। और हाँ, मैं वो नहीं कराऊंगा जो एग्ज़ाम में नहीं आता है। अब आप बोलोगे कि क्या, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सिलेबस में टॉपिक है, जैसे कई लोग क्या करते हैं, स्टोन हुआ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ हुआ, अच्छा खासा पढ़ा देते हैं भाई, 2-2 घंटे का लेक्चर ले लेंगे, 10-10 20-20 पेज के नोट्स बनवा देंगे, लेकिन आ कितना रहा है, आधा पेज मैक्सिमम, वो भी आप ज़बरदस्ती घुसेड़ के आओगे उसमें। भाई अगर मेरे को उतना करवाना होगा, इससे क्या होगा, आप लोगों के जो नोट्स होंगे वो काफ़ी मोटे हो जाएंगे, समझे। तो अपन को एक तो नोट्स मोटे नहीं बनाने, आप अपन को एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। तो याद रखना, मैं गारंटी लेता हूँ कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही करेंगे हम लोग, फालतू की चीज़ें नहीं करने वाले। और अगर आपको लगता है कि मैं ये चीज़ स्किप कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ाई या फिर ये चीज़ कराई। हो सकता है कि मैं भी भूल जाऊँ कि ये चीज़ नहीं कराई, और अगर वो जेन्युइनली अगर मुझे छुड़ाना होगा तो मैं आपको उसका आंसर भी दूंगा कि मैंने वो क्यों छुड़वा दिया है। ठीक है, फाइनल वर्ड, स्टे कंसिस्टेंट, डोंट नीड 100 बुक्स, यू नीड 100% रिवीजन एंड रिकॉल, with the right time plan, maps, consistency, you can top this paper. Don't aim for the perfection. याद रखना, परफेक्ट नहीं बनना है हम लोगों को। आज के टाइम पे मैक्सिमम जो टॉपर्स होंगे उनको 100% नॉलेज नहीं होगी। अभी जो रिपीटर्स हैं ना, जिन लोगों ने 10-10 साल से ये प्रिपरेशन की है, उन लोगों की नॉलेज टॉपर्स से मैं बोल रहा हूँ 1000 गुना ज़्यादा होगी, 1000 टाइम्स ज़्यादा होगी। बट क्या वो क्लियर कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परफेक्शन के पीछे भाग रहे हैं कि भाई मैंने तो एक टॉपिक पढ़ लिया, ये टॉपिक तो मेरे को मास्टरी करनी है भाई, इससे अच्छा तो मुझे टॉपिक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो सामने वाले को उससे जाना नहीं है। भाई क्या ज़रूरत है उस चीज़ की, क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा वो इंसान भाई। कई लोगों का एक और चीज़ मैंने देखी है, जैसे फॉर एग्जांपल वो दूसरी कोई स्टूडेंट है, वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है या फिर वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो सामने उसी का फ्रेंड अगर दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है या फिर वो खुद सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो वो आपस में आके एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई बता, तेरे को ये चीज़ पता है, भाई बता तुझे ये चीज़ पता है। उससे क्या होता है, लोगों को फोमो होने लगता है कि भाई मुझे तो ये पता ही नहीं है। लेकिन वो इंसान अपने आप से ये नहीं पूछता कि भाई अगर मुझे नहीं पता है तो कहीं ऐसा तो नहीं ये सिलेबस पे या फिर ये एग्ज़ाम में आता ही नहीं है, ये बेमतलब की चीज़ पढ़ रहा है। कॉमन सेंस है कि नहीं है? आप लोगों को जब भी ऐसे लोग मिले, भाई मिलते हैं, तो आप लोग उसके सामने कुछ नहीं बोलोगे और आप अपने माइंड में ये चीज़ पूछोगे, क्या ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। ये चीज़ कौन सी चीज़ आपको ट्रैक पे रखेगी? PYQ और सिलेबस। जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई तुझे ये चीज़ पता है, सबसे पहले उठाओ PYQ, क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है, या सिलेबस, क्या ये मेरे सिलेबस में है। और ये सिर्फ ऑप्शनल की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरल स्टडीज़ की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ में लोग काफ़ी फंस जाते हैं और फिर 2 से 3 साल बाद समझ में आता है कि अरे मैं तो ये गलती कर दी, मैंने बेमतलब से ये चीज़ें पढ़ ली और इतना सारा मटेरियल बना लिया। ठीक है, हर साल लोग मटेरियल अपडेट करते रहते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। परफेक्ट नहीं होना है, कोई मास्टरी नहीं करनी है हम लोगों को। हम लोगों को सिर्फ वही पढ़ना है जो मैटर करता है, उसमें मास्टरी करो कि भाई हाँ, ये वाला टॉपिक कम से कम 10 बार आया है, भाई ये चीज़ मुझे नहीं छोड़नी है कि ये टॉपिक 10 बार अगर आया है और इस साल अगर आ गया तो मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ छूटे। चाहे वो मेरा प्री से रिलेटेड बात हो, चाहे वो GS से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरा ऑप्शनल हो। अगर कोई क्वेश्चन जो 10 साल से लगातार आ रहा है और आप वो चीज़ भूल रहे हो, भाई फिर तो आपको ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं। तो ज्वाइन विमोचन IAS, लेट्स क्रैक UPSC CSC टुगेदर। लाइक वीडियो ओनली इफ इट इज़ जेन्युइनली हेल्प। भाई वैसे फालतू में लाइक करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं आपके सामने भीख मांगूंगा कि आप ये लाइक करो सब्सक्राइब करो। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब तभी करना जब आपको लगे कि हाँ यार, ये थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हुआ मेरी प्रिपरेशन में, मेरा थोड़ा सा फियर ख़त्म हुआ। ठीक है, अब आपको सब, अगर आप लोगों को मेरे कोर्स के साथ सिंक रहना है तो आप सब्सक्राइब करें आराम से, कमेंट करें कि आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक्स अभी तक कौन सी रही है, तो अपन लोग उसको और भी डिस्कस कर लेंगे किसी और वीडियोस में।
नहीं तो आपको मैं मेल कर दूंगा, मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर लूँगा वीडियोस में। ठीक है, सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।